ओके, हम डीसी मोटर अब शुरू करते हैं। डीसी मोटर का प्रिंसिपल जो होगा वो किस पे बेस्ड है? सिंपल प्रिंसिपल अगर हम बात करें तो डीसी मोटर सबसे पहले करती क्या है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रही है, कौन सी फॉर्म में? डीसी फॉर्म में, ठीक है। और ये उसको कन्वर्ट कर रही है किसमें? ये उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। ओके, अब इसके लिए प्रिंसिपल कौन सा यूज होता है? इसके लिए सिंपल सा एक प्रिंसिपल हम यूज करते हैं कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर आई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये फील्ड किसी और सोर्स की वजह से है, तो ये एक फोर्स Yes, sir. एक्सपीरियंस करता है। और ये जो फोर्स है ये हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी आप में से मुझे कोई बता सकता है क्या कि इसमें डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की? तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या निकल के आएगी? लेफ्ट डायरेक्शन एंटी निकल के आएगी। क्लॉक, सर लेफ्ट साइड। हाँ सर लेफ्ट। हाँ, ओके। तो सेम ये प्रिंसिपल को हम यूज करते हैं डीसी मोटर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डीसी करंट फ्लो कराएंगे और उसकी वजह से कंडक्टर जो होंगे फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और वो रोटेट करेगी मोटर, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल है ये हमें कुछ इस तरह से यूज करना है कि हम क्या कर सकें, इसको डिराइव कर सके, मतलब इसको अपना जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हम पा सके, रीजनेबल अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रॉपरली हम उसको कन्वर्जन करा सके, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो कंडक्टर है ये हमें प्लेस करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक आर्मेचर लेते हैं या एक रोटर लेते हैं, ठीक है। पहले मैं एक वैसी डायग्राम बना देता हूँ फिर उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे। सपोज करो ये कोई एक रॉड है जिसपे आपने मान लो एक ऐसे करके एक सिलेंडर को फिक्स कर दिया, ठीक है। ये एक सिलिंड्रिकल मटेरियल आपने फिक्स कर दिया, यहाँ पे आपने कुछ कट कर दिए यहाँ से, क्लियर है ना? ये लास्ट क्लास में हमने देखा था। तो हमने क्या करा, यहाँ पे कुछ स्लॉट्स बना दिए, सेम स्लॉट्स यहाँ पर भी होंगे। तो ये स्लॉट्स जो होंगे ये थ्रू आउट इसकी लेंथ ऐसे रन कर रहे होंगे, ठीक है। और ये सब हम ऐसे करके ये स्लॉट्स पूरे इस सिलेंडर पे होंगे, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ पर आपने ऐसे करके वायर्स जो हैं आपने वाइंडिंग कर दी इसकी। अभी मैं सिंपल ऐसे ही दिखा रहा हूँ, वाइंडिंग कर दी आपने इसके ऊपर, रोटर के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ कंडक्टर्स हो गए। अब इनमें आपने करंट फ्लो करा दिया, तो ये क्या हो गया, ये सारे के सारे कंडक्टर जो हो गए करंट कैरिंग कंडक्टर हो गए हमारे, ठीक है। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, बस आपको शो करना था ये चीज। तो हमारे पास क्या हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टर तो हो गए, यहां से हमने फिक्स कर दिया इसको। अब हमने क्या करा, यहां पर ऐसे ही पोल्स बना दिए कुछ, ठीक है। ये पोल्स हमने यहाँ पे बना दिए और ये पोल्स भी क्या कर रहे हैं, ये इस तरह से पूरा रन कर रहा है ये पोल पूरा ऐसे, ठीक है। ऐसे ये पूरा जो पोल है ये आपका पूरा रन कर रहा है इसके ऊपर। तो यहाँ पर ये पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स है ऐसे करके, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पर वाइंडिंग कर दी, ऐसे ही हमने नीचे एक पोल बना दिया, ठीक है। ये हमारा क्या करेगा, ये साउथ पोल बन जाएगा। तो ऐसे करके ये मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है, ठीक है। अब करा क्या, ये जो पोल्स हैं हमने इसको फिक्स कर दिया एक फॉर्मर के ऊपर जिसको हमने योक बोल दिया, ठीक है। ऐसे करके ये सिलेंड्रिकल टाइप की दिखता है ना हमें, मोटर जो है बाहर से दिखती है ना? मैंने आपको लैब में भी दिखाई थी, तो ऐसे करके दिखाई देती है। तो यहाँ पर तो आपकी क्या हो गई, फील्ड वाइंडिंग हो गई। ये फील्ड वाइंडिंग क्या करा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड दे रही है आपको, ये वाली जो फील्ड चाहिए हमें, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपने कंडक्टर इसमें रन कराए हैं ऐसे करके, ये कंडक्टर क्या हो गए, हमारे आर्मेचर के ऊपर कंडक्टर है। बिल्कुल सेम अरेंजमेंट हमने डीसी जनरेटर में भी देखा था। अब यहाँ पे जैसे ही आपने करंट पास कराया होगा क्या, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं और अब ये क्या करेंगे, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अब ये जो फोर्स होगी ना, ये हमेशा आपका ये जो सिलेंडर है ना इसके टेंजेंशियल होगी, या तो इस तरफ या तो लेफ्ट साइड में, ठीक है। वो हम डायरेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, टेंजेंशियल हमेशा फोर्स होगी। अब देखो अगर तुम्हारा ये रोटर ऐसे फिक्स्ड है और इस रोटर को हमने यहाँ पे इस योक के साथ फिक्स कर दिया, यहाँ पे ये ना बियरिंग्स की मदद से हमने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया, ये शाफ्ट है हमारा, ठीक है। यहाँ पर सारी वाइंडिंग हुई है, ये कम्यूटेटर वगैरह लगे हुए हैं, ब्रशेस लगे हुए हैं यहाँ पे, ये सब चीजें, ये असेंबली हम देखेंगे बाद में। तो ये हमने यहाँ पे, ये आपका ये शाफ्ट है, ठीक है। होगा क्या कि ये बियरिंग्स वगैरह से यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पे फ्रिक्शन
लॉसेस वगैरह होते हैं हमारे। अब देखो, जब यहाँ पे जब आपने जैसे ही आपने यहाँ पे करंट पास करना शुरू किया, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गए मैग्नेटिक फील्ड में, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ये फोर्स होगी टेंजेंशियल। तो ये इस एक्सिस के अबाउट, सिलेंडर के एक्सिस के अबाउट ये क्या करने लगेगा, रोटर रोटेट करने लगेगा और हमें रोटेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब इस केस में अगर आप लेफ्ट हैंड रूल रख करके, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल से अगर आप निकालोगे तो आपको फोर्स जो मिलेगी वो लेफ्ट साइड में मिलेगी, टेंजेंशियली लेफ्टवर्ड्स। ठीक है, ऐसे नीचे वाला जो कंडक्टर होगा वो कुछ इस तरह से वापस आ रहा होगा करंट। ठीक है, अब जब ये करंट, ये जो कंडक्टर वापस आ रहा है, अगर आप इसमें फोर्स की डायरेक्शन निकालोगे तो क्या होगा, निकाल के बताओ, बोलो। इसमें आपकी सर तरफ आ जाएगी इनवर्ड्स फोर्स, नहीं इसमें और आपकी तरफ आ आउटवर्ड्स जाएगी ना फोर्स। आउटवर्ड्स। हाँ मैग्नेटिक फील्ड सर। नीचे की तरफ है और ऐसे करके है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी नीचे की तरफ है, ठीक है, करंट आपका इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फोर्स आपकी बाहर की तरफ आ जाएगी। तो ये टेंजेंशियली आउटवर्ड है, वो टेंजेंशियली इनवर्ड्स है, करेक्ट। तो ये रोटर क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, और ये ऐसे ही रोटेट करता रहेगा। क्लियर है ये, क्लियर है ये। तो अब हमारी वाइंडिंग किस तरह से होनी चाहिए, थोड़ा सा आइडिया भी दे रहा हूं, बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये जो देखो, एक एंड से करंट बाहर निकल रहा है और एक से एंटर कर रहा है। ठीक है, तो जिन कंडक्टर से एंटर कर रहा है, जिन कंडक्टर से यहाँ पे एंटर कर रहा है, वो आपके ऊपर की तरफ इस तरह से लाई करेंगे, देख लो इसको। और जिसमें लीव कर रहा है वहां पे वो किस तरफ होंगे, वो कुछ इस तरह से होंगे, दूसरे पोल के इफेक्ट में आ रहे होंगे वो। जो इनकमिंग करंट होगा वो एक पोल के इफेक्ट में होंगे, दूसरे इन आउटगोइंग जो होगा दूसरे के इफेक्ट में होगा, ऐसे करके हम इसकी वाइंडिंग कर देंगे। ठीक है, इसके भी कई तरीके होते हैं, लेकिन ये पूरा ऐसे करके हम लपेट देते हैं इसको, रोटर को। और इसको हमने बोला, मूविंग पार्ट को हमने क्या बोला है, आर्मेचर। ये हमारा आर्मेचर हो गया, और इसके ऊपर की जाने वाली वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कैसे काम कर रही है मशीन, कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ है इसका, बेसिक कंस्ट्रक्शन। अभी हमने कम्यूटेटर ब्रशेस वगैरह ये सब नहीं देखे हैं, वो हम आगे आगे देखते चले जाएंगे। कोई डाउट है इसमें, चलो। तो अब हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देख लेते हैं। क्रॉस सेक्शनल व्यू मतलब ये पूरा ऐसे बीच में से अगर काट दिया तो सामने से कैसे दिखेगा, वो थोड़ा सा बेहतर है हमारे समझने के लिए। तो हमने क्या करा, मैं सिंपल सिर्फ पोल्स यहाँ पे बना रहा हूँ, उसकी अलावा जरूरत नहीं है। ये हो गए हमारे पोल शू हो गए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके हमारा क्या हो जाएगा, एक रोटर हो जाएगा, इसको रोटर भी बोलते हैं। यहाँ पे यही आर्मेचर भी होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नीचे एक पोल होगा, और ये यहाँ पे हमने पोल शू बना दी, ठीक है। अगर इसमें कुछ वाइंडिंग हम इस तरह से लपेट देंगे, और ये नीचे से भी ऐसे करके वाइंडिंग बाहर आ रही होगी, तो ऊपर वाला जो होगा वो सपोज करो आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, नीचे वाला साउथ की तरह बिहेव कर रहा है। तो फ्लक्स आपका ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, वो ये है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की। और फिर ये फॉर्मर के थ्रू होते हुए, ये आपका जो योक है उसके थ्रू होते हुए ये ऐसे अपना पाथ कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। ये चीज मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हमें स्पेस बचा लेते हैं, कुछ और चीजें हमें ज्यादा जरूरी है देखनी यहाँ पे, तो इसलिए स्पेस बचाने के लिए हम हटा देते हैं, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इसमें हमें क्या मानना पड़ेगा अब यहाँ पे अभी कंप्लीट करने के लिए इसको। अरे यार ये डायग्राम चला गया, दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं। वन से चलो, तो दोबारा हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। अब की मैं क्या करता हूँ, सिर्फ रोटर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ऊपर नॉर्थ पोल है यहाँ पे, और ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ सिंपल, ये साउथ पोल है। अब मेरे को एक बात बताओ जरा, यहाँ पर क्या अभी काम हो जाएगा, अभी हमारा काम कंप्लीट हो गया क्या, नहीं, अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंडक्टर रखने पड़ेंगे जिनके अंदर कंडक्टर। करंट करंट होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर दो कंडक्टर रख लिए, जिनके अंदर करंट कैसे जा रहा होगा, बोलो। ऊपर से नीचे, नॉर्थ टू साउथ। तो इसमें करंट की डायरेक्शन हम, इनवर्ड फिर आउटवर्ड। हाँ, तो यहाँ पे इनवर्ड मान लेते हैं, और यहाँ पे हमने करंट को आउटवर्ड मान लिया, ठीक है। तो करंट अगर इनवर्ड है, ठीक, और फ्लक्स नीचे की तरफ है,
तो फोर्स कहाँ लगेगी बताओ? बी आई एफ कहाँ होगा? फोर्स आपका लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर आपकी फोर्स लग रही है, ठीक है। लेफ्ट सिमिलरली अगर यहाँ पे देखोगे तो करंट इनवर्ड है, फ्लक्स नीचे की तरफ है, फोर्स किस तरफ आएगी? राइट साइड से, राइट साइड में, राइट में। तो ये राइट फोर्स आ में। गई। तो एक्चुअल में जो आपका रोटर, ये यहाँ से कनेक्टेड है ना, ये शाफ्ट और ये पूरा रोटर, ये आपका ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, ठीक है। ये आपका मैकेनिकल टॉर्क जो डेवलप हो रहा है मशीन में वो है, ठीक है। ऐसे करके ये रोटेट करता है। यहाँ तक कोई सर डाउट है? दोबारा बताना एक बार। देखो बच्चे, ये क्या हो गया? ये कंडक्टर हो गया जिसमें अंदर की तरफ करंट जा रहा है आई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ये क्या है? ये परपेंडिकुलर इनवर्ड है स्क्रीन के आई। आप लेफ्ट हैंड रूल यूज करो, थंब पे एफ लिखो, इंडेक्स फिंगर पे आई लिखो और मिडिल फिंगर पे बी लिखो, और उसको यूज करके देखो फोर्स किस तरफ निकल के आ रही है, ठीक है। तो आप देखोगे कि फोर्स लेफ्ट में आ रही है, टेंजेंशियली लेफ्टवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे ये स्लॉट्स होंगे पर उसकी जरूरत है नहीं, समझाना है हमें बस सर प्रिंसिपल। ये तो हमने क्रॉस हमने कैसे लिया, मतलब कि इनवर्ड है, ये कैसे पता चला? नहीं, अभी हमने ऊपर अभी ऐसे ही मान रहे थे ना, हम ऐसे कि ऊपर वाला जो नॉर्थ पोल के अंदर जो कंडक्टर है उसमें करंट एंटर कर रहा है और यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, तो वैसे ही हमने ले लिया। तुम मोटर जब करोगी, मोटर ऑपरेशन जब बनाओगी तो क्या होगा? तुम्हें कुछ तो मानना पड़ेगा ना, यस ठीक सर। है। तुम ही तो करंट इसको दे रहे हो ना मोटर को, तो फिर तुम अपनी मर्जी से मान सकते हो। सपोज करो इसमें अंदर जा रहा था, इसमें बाहर मान रहा है, तुम अगर अपोजिट कर दोगी डायरेक्शन तो तुम अपोजिट के हिसाब से निकाल लो, तो क्या होगा? इसमें राइट आ जाएगा, उसमें लेफ्ट आ जाएगा, लेकिन तब ये क्लॉकवाइज घूमने लगेगी। अगर तुम टर्मिनल चेंज कर दोगे तो मोटर क्या होगी? क्लॉकवाइज घूमने लगेगी। लेकिन मोटर का प्रिंसिपल तो सेम ही है, ठीक है। ठीक है ठीक है, सर। हाँ। यहाँ पे फील्ड जो है वो नीचे की तरफ थी, करंट जो है वो बाहर की तरफ है, और फोर्स आप निकाल लो तो मैकेनिकल टॉर्क जो डेवलप्ड है, ठीक है, डेवलप्ड टॉर्क हम इसको बोल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क हम इसको बोल सकते हैं। ये जो है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज इस रोटर को रोटेट करने वाला है, ठीक है। अब मान लो आपने इसको लोड करना शुरू किया, जैसे हमने डीसी शंट मोटर का एक्सपेरिमेंट किया था ना, तो डीसी शंट मोटर में हमने देखा था कि लोड करते चले गए, जब हमने बेल्ट को टाइट करते चले गए थे तो लोड होती चली जाती है। वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन स्पीड क्या होगी हमारी? कम होती चली जाएगी ये, ठीक है। मशीन की जो स्पीड है वो कम होती चली जानी चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे आप इस पे लोड लादते जाओगे, और ज्यादा एक्स्ट्रा और ज्यादा हैवी चीज को रोटेट करवाना चाहोगे, तो होगा क्या? इसको इनपुट जो है ज्यादा लेना पड़ेगा। इनपुट क्या है इसका? इनपुट है इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि ये जो करंट है, ये करंट, ये इसको ज्यादा लेना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। ये जो आपने सप्लाई कनेक्ट की है इसकी वोल्टेज तो सेम है, लेकिन अब ये करंट जो है वो ज्यादा ड्रॉ करना शुरू करेगी, ठीक है। लेकिन ये करंट ज्यादा ड्रॉ करना क्यों शुरू करेगी, ये कैसे पता चलेगा हमें? तो यहाँ पे लास्ट केस में हमने बैक टॉर्क देखा था, एक ओपोजिंग टॉर्क देखा था। यहाँ पे बैक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी आपके आर्मेचर में। कैसे ईएमएफ जनरेट हो जाएगी बताओ? ईएमएफ कब जनरेट होती है? जब कोई वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा हो? मूव कर रहा हो। अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो क्या होगा? अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक, ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, आपने इसको करंट दिया था, क्यों धनंजय? बार बार माइक माइक म्यूट कर लो धनंजय। कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो तुम। चलो, तो एक कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, प्लस माइनस वो डिपेंड करेगा साइन, लेकिन जनरेट हो जाएगी। देखो, इनिशियली क्या था? सिर्फ करंट जा रहा था और ये स्टेशनरी था अगर रोटर, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप हुआ उसकी वजह से रोटेट करने लगा। लेकिन एक बार जब इस रोटर ने रोटेट करना शुरू कर दिया तो यहाँ पर देखो, ये जो कंडक्टर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं और ये मूव कर रहे हैं, तो क्या इनमें ईएमएफ नहीं जनरेट होगा? एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स को नहीं कट कर रहे हैं क्या ये कंडक्टर्स? सोच के देखो जरा। हाँ सर, बैक ईएमएफ है यस ना। सर। हाँ, तो यहाँ पे ये जो कंडक्टर्स है या ये जो कॉइल है, बेसिकली ये जो कॉइल आपने इसके ऊपर लपेट रखी है, इससे लिंक्ड, जैसे जैसे ये रोटेट करेगा, जैसे जैसे आपका रोटर रोटेट करेगा, उससे लिंक्ड फ्लक्स जो है वो चेंज होने लगेगा। जैसे जैसे वो फ्लक्स चेंज होने लगेगा, यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगी? उसके लिए हमें राइट हैंड रूल लेना लगाना पड़ेगा,
ठीक है। राइट हैंड रूल क्या कहता है, देखो आपका ऊपर टॉप वाले कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। टॉप वाले कंडक्टर में क्या है, और फोर्स लेफ्ट है और हाँ मैग्नेटिक फोर्स फील्ड जो है डाउनवर्ड्स आपकी, है। हाँ फोर्स जो है वो लेफ्ट की साइड है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स है। तो इस पे किस तरफ ईएमएफ जनरेट होगी, देखो जरा, राइट हैंड रूल यूज करो, एफ बी आई यूज करो आप। एफ लेफ्ट में है, बी नीचे की तरफ है, तो आई किस तरफ आएगा, बाहर की तरफ आ रहा है। आउटवर्ड्स, हाँ, परपेंडिकुलर यस सर। आउटवर्ड्स। और मैंने आपको ये बोला भी था क्या, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये अपोज करती है, बैक ईएमएफ क्या करेगी आपकी, इसको अपोज करेगी करंट को। अब ये जितना ज्यादा अपोज करेगी इस करंट को, उतना ज्यादा ये करंट क्या करेगा, यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करेगा। जितना ज्यादा बैक ईएमएफ होगी उसी के अकॉर्डिंगली ये करंट ड्रॉ करना शुरू करेगा। एंड इस तरह से सोर्स को पता चलता है कि कितनी पावर आपको ड्रॉ करनी है, ड्रॉ करवानी है, मशीन को कितनी देनी है, ठीक है। एंड दैट इज हाउ इट विल बी ड्रॉइंग पावर। फाइन, ये समझ में आ गया पूरा प्रोसीजर। जनरेटर के लिए हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज ये है कि हमने प्रिंसिपल तो देख लिया और बहुत ही छोटी सी कंस्ट्रक्शन की मदद से वो सब देख लिया कैसे कैसे होता है। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट जो पर्पस है, नेक्स्ट जो टास्क है, वो ये फाइंड आउट करना है कि अगर हम जनरेटर यूज कर रहे हैं या हम मोटर यूज कर रहे हैं, तो अगर जनरेटर यूज कर रहे हैं तो कुछ ईएमएफ जनरेट होगी ना, ठीक है। तो वो कितनी ईएमएफ जनरेट होगी उसका अभी तक हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, करंट जनरेट हो जाएगा, वोल्टेज जनरेट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन कितना हो जाएगा, अब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, क्वांटिटी की टर्म्स में हम बात करनी है अब हमें, ठीक है। सिर्फ इतना बता देने से थोड़ी काम चल जाएगा कि कितना है। ऐसे ही मोटर पे जो फोर्स डेवलप हुई, इन टर्न जो टॉर्क डेवलप हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो कितना डेवलप हुआ, अब हमें इनके एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट टास्क। फाइन, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मशीन का एक मॉडल लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसकी मदद से कुछ चीजें हमें डिफाइन करनी पड़ेंगी और तब जाकर के हम ये मतलब कुछ पैरामीटर्स हमें डिफाइन करने पड़ेंगे, फिर हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना छोटा सा एक मॉडल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दो ही पोल हो सकते हैं क्या, नहीं, हमने पहले भी डिस्कस किया था इस चीज को, डिटेल में थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर और भी ज्यादा क्या हो सकते हैं, पोल्स हो सकते हैं। उस केस में ये इस तरह से होंगे, नॉर्थ साउथ एडजेसेंट पोल्स इस तरह से, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स जो है वो हम पी से डिनोट कर लेते हैं, नंबर ऑफ पोल्स पी से हम डिनोट कर लेते हैं। इससे फर्क पड़ेगा क्या, पोल के चेंज होने से ईएमएफ पे फर्क पड़ेगा क्या, ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, जितने ज्यादा पोल्स हैं उतना ज्यादा फ्लक्स है, ठीक है। तो हम बारी बारी यस से सर। वो चीजें यहां पर लिखने वाले हैं जिनसे हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ पे फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाने से फर्क पड़ेगा, ये भी तो फर्क पड़ेगा ना, इस पे कितने टर्न्स आपने बांध रखे हैं, उसी की अकॉर्डिंग तो ये एक फ्लक्स, इंडिविजुअल पोल जो है वो फ्लक्स जनरेट करेगा। इंडिविजुअल अगर मान लो आपने पोल कर दिए 4 और फ्लक्स कर दिया आधा आधा, तो मतलब पहले के मुकाबले, तो अब 1/4 सब ऐड होकर के कितने मिल जाएंगे, सेम फ्लक्स ही देंगे, ठीक है। तो कंडक्टर सेम फ्लक्स को ही कट करेंगे ना, समझ में आ रही है ये बात, कि पोल्स तो आपने डबल कर दिए लेकिन फ्लक्स हर पोल का हाफ हाफ कर दिया, तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली फ्लक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो यहां पर हमें दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए, फ्लक्स पर पोल, जिसको हमने बोल दिया फाई। फाई क्या है, एक पोल कितना फ्लक्स जनरेट कर रहा है, दैट इज आवर फ्लक्स पर पोल, फाई। ओके, ठीक है, रीजनेबल लग रही है ये चीज भी। दूसरा, जब आप इसको वाउंड करोगे रोटर को, आर्मेचर को, तो उसमें कितने कंडक्टर डले हुए हैं, देखो हर कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या हर कंडक्टर में ईएमएफ डेवलप होगी, तो जितने ज्यादा कंडक्टर्स उतनी ज्यादा ईएमएफ या फोर्स, ठीक है। एक चीज और यहां पर आप देख लो कि जैसे हमने बेसिक मॉडल अपना देखा था जब हम छोटी क्लासेस में थे, तो हम उसमें डीसी मोटर या जनरेटर के लिए ऐसे एक सिंगल कॉइल लेकर के देखते थे,
अगर हम मोटर की बात करें तो यहाँ कोई फोर्स जनरेट नहीं होती थी ना यहाँ पर, ठीक है। या फिर अगर करंट पास करे तो यहाँ पे कोई ईएमएफ नहीं जनरेट होती ना यहाँ पर, ठीक है। तो सिर्फ इन्हीं में जनरेट होती है। तो अगर आपने कॉइल भी ले ली है ना, तो भी ये पीछे का पार्ट जो है कॉइल का ये काम नहीं आएगा। तो इसलिए यहां पर जो ईएमएफ कैलकुलेट की जाती है वो नंबर ऑफ कंडक्टर्स की टर्म में कैलकुलेट की जाती है, पूरी कॉइल पूरे टर्न की मदद से नहीं कैलकुलेट करते, ठीक है। तो यहां पर हम एक चीज मान लेते हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। किसके हैं ये? आर्मेचर के हैं ये, क्योंकि कंडक्टर तो यहां पे भी लपेट रखा है ना आपने पोल पे, वो नहीं लेना, वो जेड मान लेते हैं, ठीक है, उसको जेड से डिनोट करते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ जरा, अगर जेड नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं और आपको बाय चांस नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करने को मिल जाए तो कितने होंगे? 5/z। Z/2। एक दो कंडक्टर, एक ये वाला कंडक्टर Z1 और एक ये वाला कंडक्टर Z2 मिलकर के एक कॉइल बना रहा है ना, मतलब देखो ये भी है कंडक्टर पीछे और आगे, लेकिन Z1 और Z2 मिलकर के मतलब दो कंडक्टर मिलकर के एक कॉइल बन गई है। अगर आपको नंबर ऑफ कंडक्टर 100 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 50 ये वालों की बात की है, 50 ये वालों की बात की है, इसका मतलब 50 टर्न की कॉइल है। तो नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, अगर किसी कॉइल के आपको निकालने हैं तो वो Z/2 करके निकाल सकते हो। कभी कभी एग्जाम में क्या दे देगा आपको, नंबर ऑफ टर्न्स दे देगा कंडक्टर्स की जगह और आपको बोलेगा फाइंड आउट करो ईएमएफ। तो आप क्या करोगे, जितने टर्न्स दे रखे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब नंबर ऑफ कंडक्टर्स मिलेगा। ये चीज क्लियर है? बोलो, अरे बोलो। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट चीज है यहाँ पर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर। जितनी तेजी से ये स्पीड होगी, इसकी रोटेशन की स्पीड होगी, कंडक्टर इसकी आर्मेचर की रोटेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा सेम इंस्टेंट में उतना ज्यादा फ्लक्स नहीं कट करेगा। गिवन टाइम में जितनी ज्यादा स्पीड है उतना ज्यादा फ्लक्स कट करेगा पर पोल। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ बताओ? यस सर। तो यहाँ पे एक चीज और क्या हमें पता होनी चाहिए, स्पीड ऑफ रोटेशन, ठीक है, स्पीड ऑफ रोटेशन जिसको हम एन से डिनोट कर लेते हैं, और ये मोटर के ऊपर भी लिखा होता है आरपीएम्स में, ठीक है। ये जो होती है ये आरपीएम्स में होती है, एन नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, ये स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर है, रोटेशन है आरपीएम में, रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में कितने रोटेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर पर सेकंड आपको रोटेशन निकालने पड़े तो कितने हो जाएंगे, ये एक मिनट में नंबर ऑफ रोटेशन है तो एक सेकंड में कितने हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 60। तो ये क्या हो जाएगा आपका आरपीएस, पर सेकंड कितने रोटेशन हो रहे हैं बताओ। यस सर। ठीक है, अब एक दूसरी चीज यहां पर आती है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, ठीक है। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स ये मैं भी बताता हूं आपको। इसके दो केसेस होते हैं, एक होता है लैप वाउंड और एक होता है वेव वाउंड रोटर, ठीक है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, और लैप वाउंड में जो पैरेलल पाथ्स होते हैं वो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं, और यहां पर वेव वाउंड में ये हमेशा 2 होता है, ये आपको याद है। इसका रीजन मैं बता देता हूं और समय के साथ और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे आपने ये कॉइल ली जो रोटेट की है, ऐसे मैंने कितने रोटेशन किए हैं इसके भी यहाँ पे, अरे ये ऐसे हो गई ना, 2 टर्न ले लिया ना यहाँ पे, एक 2 टर्न ले लिया ना मैंने यहाँ पे, 2 टर्न कॉइल हो गई ना। तो एक कंडक्टर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम इसको देखते हैं। मानो, मान के मेरे को बताओ जरा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। अगर आपके पास ये, आप इसको नजदीक लेके जा रहे हो इस कॉइल के, ठीक है, आप मेरे को बताओ जरा कि अगर आपके पास 2 कॉइल्स हैं, ठीक है,
और आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा ईएमएफ जनरेट हो, तो आप इनको कैसे कनेक्ट करोगे बताओ? एक के ऊपर एक कर देंगे। नहीं देखो, अगर आप ज्यादा ईएमएफ जनरेट कराना चाहते हो सर सीरीज में। सीरीज में, इसको हम कनेक्ट कर देंगे। क्यों कनेक्ट कर देंगे? देखो इसको समझो जरा। अगर तुम एक कंडक्टर को उठा के ला रहे हो तो वो इस तरह से है, यानी यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हुई, सपोज करो 1 वोल्ट, यहाँ पे 1 वोल्ट। ऐसे अगला जो टर्न है तुम्हारा, उसको मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, वो ऐसे सेम वायर से कनेक्टेड है ना, 1 वोल्ट 1 वोल्ट। अब तुम देखोगे ना कि ये 1, ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे करके होते हैं। तो अगर यहाँ पर इस एक कॉइल की अगर हम बात करें, अगर इसमें 1 2 3 4 5 5 टर्न है ना इसमें, तो इसका मतलब 10 कंडक्टर जो है वो सीरीज में है। यहाँ पर इस एक कॉइल में 10 कंडक्टर क्या है? सीरीज में है। हर किसी में 1 वोल्ट जनरेट हो रहा है, तो ये कितना वोल्ट जनरेट कर देगा? 10 वोल्ट्स। अगर ऐसी ही एक और कॉइल आपने ली और उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगी? इसका 10 वोल्ट भी क्या हो जाएगा? इसके साथ ऐड हो जाएगा। आप 20 वोल्ट जनरेट कर पाओगे। अब अगर आपने एक और कॉइल ली और इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दी, तो आप 30 वोल्ट जनरेट कर पाओगे। समझ में आ रहा है ये बात क्या कह रहा हूं? देखो जब ये रोटर रोटेट करेगा, इसके हर कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होगी। अगर ये सारे के सारे कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है, तो सबकी ईएमएफ ऐड नहीं हो जाएगी? तो नेट ईएमएफ जो आपको मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो हाँ या ना। यस। ठीक है। यस सर। अब ये है, अब हमारे पास दो तरीके होते हैं। हमारे पास क्या होती है, जब हम वाइंडिंग करते हैं ना, तो बहुत सारी कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल्स जो होंगी इसके ऊपर हम इसके ऊपर लपेटेंगे, रोटर के ऊपर। लेकिन होता क्या है कि अब हमारे पास रिक्वायरमेंट हम देखते हैं पहले क्या है, कि हमें हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट जनरेट करनी है क्या? हमें हाई वोल्टेज हमें जनरेट करनी है क्या? तो वोल्टेज जनरेट करनी होगी तो हम क्या करेंगे? हम जैसे मान लो हमारे पास 6 कॉइल्स थी, सीरीज तो हम इन सबको क्या करेंगे? सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। 3 ये सीरीज में कनेक्ट हो गई, 3 ये सीरीज में कनेक्ट हो गई, ठीक है। और ये दोनों मिलकर के 2 पैरेलल पाथ बना लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हमें करंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, करंट की रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? हाई है, तो हम क्या करेंगे बताओ? तो सब सर पैरेलल पैरेलल में में कर कनेक्ट देंगे। करेंगे। तो हम कॉइल्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे पैरेलल में कनेक्ट, बताओ जरा। क्योंकि सर फिर टोटल कम होता जाएगा पैरेलल में। देखो कंडक्टर में हमेशा रेजिस्टेंस आई स्क्वायर आर लॉसेस जो होते हैं कंडक्टर में होते हैं। अब ये कंडक्टर बर्न ना हो जाए या इसकी इंसुलेशन डैमेज ना हो जाए, मशीन डैमेज ना हो जाए, तो अगर किसी इस वायर की जिससे आपने लपेट रहे हो, इसकी मैक्सिमम लिमिट 1 एम्पियर की है। मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करते हुए बताया था कि हमारी जो मोटर थी उसकी लिमिट कितनी थी? 11 एम्पियर। तो मैंने आपको बोला था 11 एम्पियर से ज्यादा हम उसमें नहीं करा सकते हैं फ्लो, ठीक है। तो सपोज करो कंडक्टर की 11 एम्पियर की लिमिट है, तो इसमें भी 11 जा सकता है, इसमें भी 11 जा सकता है, अलग अलग, लेकिन 11 से ज्यादा नहीं जा सकता। अब सोच के देखो, अगर तुमने 3 पैरेलल पाथ ले लिए या 4 पैरेलल पाथ ले लिए, तो तुम कितना टोटल करंट इसमें फ्लो करा सकते? हर किसी में 11-11 एम्पियर जा सकता है। अब किरचॉफ लॉ की मदद से देखो, जितना यस आउटगोइंग सर। करंट है उतना इनकमिंग करंट हो जाएगा, तो 44 एम्पियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको 11 एम्पियर की या फिर सपोज करो आपको 12 एम्पियर की मशीन बनानी थी, तो आप क्या करते हैं? यहाँ पे हर किसी में 4 एम्पियर की कैपेसिटी वाले वायर लेते और ये 16 एम्पियर बना देगा। 16 एम्पियर आप क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हो। तो जब भी हमें ज्यादा करंट कैपेबिलिटी बढ़ानी होती है सर्किट की, तो हम नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इंप्रूव करते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इंक्रीज करते हैं। ये पैरेलल पाथ्स हो गए, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बढ़ गए। अगर आपको वोल्टेज ज्यादा जनरेट करनी है, तो आप इन्हीं कॉइल्स को क्या करोगे? सीरीज में जनरेट कनेक्ट कर दोगे, सो दैट यू गेट मोर वोल्टेज, ठीक है। और इसी बेसिस पे जो है हमारी जो मशीन है वो 2 तरह से हम वाउंड करते हैं, वन इज लैप वाउंड और वेव वाउंड। वेव वाउंड में हम क्या करते हैं? सिर्फ 2 ही पैरेलल पाथ बनाते हैं, ठीक है। ये जो कॉइल्स आपने कनेक्टेड है, या 4 है ना, वहां पे 2 ही बनाएंगे। लैप में हम क्या करते हैं? जितने पोल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ पैरेलल सर पाथ्स दो हम क्या, ही क्यों? नहीं वो बस 2। अगर देखो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स तो आपके ऊपर है ना, आपने इसमें 2 लिए हैं। आप मान लो पी पोल की मशीन ले रहे हो, जैसे 4 पोल आपने लिए, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4। 6 पोल की मशीन ली तो ये कितने हो गए? 6 पैरेलल पाथ हो गए। 8 पोल की मशीन ली तो क्या हो गए? 8 हो गए। क्लियर है ये?
अब सोच के देखो, अगर आपको हाई करंट रिक्वायरमेंट है तो आप कौन सी मशीन यूज करना चाहोगे? लैप फाउंड। अगर आपको ज्यादा वोल्टेज जनरेट करनी है तो कौन सी लोगे? या Wave ज्यादा bound। वेव बाउंड, या ज्यादा वेव को ओके तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लैप बाउंड या वेव बाउंड करते हैं मशीन को। तो अभी हमने क्या देखा, हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें फ्लक्स निकालने में मदद करेंगे, टोटल फ्लक्स निकालने में मदद करेंगे, जिनमें एक है नंबर ऑफ पोल्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पोल्स उतना ज्यादा फ्लक्स कट होगा। ऐसे ही पर पोल फ्लक्स, नंबर ऑफ कंडक्टर्स एंड कितनी स्पीड से वो रोटेट कर रहा है, साथ ही साथ कितने कंडक्टर्स जो हैं सीरीज में कनेक्टेड हैं, वो हमें पता होना चाहिए। दैट मीन्स हमें पता होना चाहिए कि मशीन लैप बाउंड है कि वेव बाउंड है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल फाइंड आउट द ईएमएफ पैरेलल पाथ्स। फाइन। सर वेव बाउंड के लिए तो सीरीज में लगाएंगे और लैप बाउंड के लिए पैरेलल में। नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, बस अगर आपको बोले कि पैरेलल सॉरी वेव बाउंड मशीन है तो आप क्या, बस सीधे सीधे आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है वो कितने हैं, दैट इज Z/2। नहीं 2, ओनली 2 पैरेलल पाथ्स की हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आपको लैप बाउंड बोलता है तो आपको पता होना चाहिए कि ए जो है वो पी के बराबर है। दिस इज ऑल। ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें ईएमएफ का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है कि डीसी जनरेटर जो हमने देखा था वो कितनी ईएमएफ जनरेट कर रहा है। तो सिंपल सा हमारा प्रिंसिपल है कि ईएमएफ कितनी होगी, ईएमएफ जनरेट जो होगी वो होगी आपकी, कितनी जनरेटेड ईएमएफ होगी आप खुद बताओ जरा। अरे ई, फैराडे लॉ क्या कहता है, ई इज इक्वल माइनस डी V फाइव क्रॉस डी P। डी साई बाय dt, जो भी आपका टोटल फ्लक्स लिंकेज है डिवाइडेड बाय dt, सॉरी डी साई बाय dt हो गया है ना, ये आपका ईएमएफ हो गया। कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो तुम, इसी को हम कैसे लिख देते हैं, इसी को हम ऐसे लिख देते हैं n phi dt, n बाहर आ जाता है यहाँ पे तो d phi बाय dt हो जाता है। बताओ इतनी होगी कि नहीं होगी ईएमएफ? बोलो। यस सर। यस सर। अब नंबर ऑफ टर्न्स की बजाय लेकिन हमें क्या लेना है यहाँ पर, नंबर ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने लेने पड़ेंगे हमें, Z/2। ठीक है, चलो एक काम करो, पहले हम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है वो समझ लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। अगर n टर्न्स हैं तो कॉइल में अगर n टर्न्स हैं तो इंडिविजुअल टर्न से लिंक जो फ्लक्स है, अरे तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ये क्या है, एक टर्न से लिंक्ड फ्लक्स है उसके रेट ऑफ चेंज है, और n टर्न्स है तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे करके टोटल ईएमएफ निकल जाती है ना। तो हम भी पहले क्या कर देते हैं, यस सर। एक कंडक्टर से लिंक्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, एक कंडक्टर से लिंक्ड निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले डी फाइव बाई डी टी निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको बताओ, कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है। देखो टोटल फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स कितना है एक सेकंड में, इसका मतलब क्या है बताओ, इसको क्या होगा, लेगो वेबर पर सेकंड, यही होगी ना इसकी यूनिट। यस सर। कुछ तो बोलो, हाँ ना, मतलब कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है एक सेकंड में। ठीक है, तो एक कितना फ्लक्स है, पहले तो ये बताओ कितना फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स P5। जब भी एक कंडक्टर रोटेट कर रहा है मशीन में, हमने यहाँ पर जो ये डायग्राम ड्रॉ किया था, जब भी एक कंडक्टर रोटेट कर रहा है मशीन में तो वो कितने फ्लक्स से लिंक होकर के निकलेगा, P5 फ्लक्स से रोटेट होकर के निकलेगा। टोटल फ्लक्स जो है वो कितना है, वो P5 है। ठीक है, अरे 1 रिवॉल्यूशन में इतना फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा बताओ। तुम लोग हाँ ना नहीं बोलो, पी साई नहीं होना। नहीं पी साई नहीं होना चाहिए। एक पोल का देखो, जब एक कंडक्टर जो है वो रोटेट करेगा पूरी तरह से, तो अगर इसमें पी पोल्स है, पी पोल्स का मतलब सपोज करो एक पोल यहां भी है कि यहां भी है, तो 5 फ्लक्स यहां से कट किया इसने, 5 यहां से कट किया, 5 यहां से कट किया, 5 यहां से कट किया, तो कितना फ्लक्स कट किया इसने एक रिवॉल्यूशन में, 4 टाइम्स 5 फ्लक्स नहीं कट किया।
इसको हम सिंपली Yes, ऐसे नहीं बोल सकते P5 फ्लक्स कट किया इसने 1 रिवॉल्यूशन में, Yes. ठीक है। एक बार रोटेट करने में इतना फ्लक्स ये कट करता है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा D5 इन 1 रिवॉल्यूशन। DT बताओ मेरे को कितना होगा? जितना टाइम एक रेवोल्यूशन में लगेगा। हाँ, जितना टाइम हमें एक रेवोल्यूशन में लगेगा। कितना टाइम लगेगा एक रेवोल्यूशन में? सर N n/60 N/60 क्या है? रिवॉल्यूशन पर Per सेकंड। पर सेकेंड। आपको यही निकालना था क्या? आपको ये नहीं निकालना था, आपको इसका उल्टा निकालना था। आपको निकालना था देखो कितने कितने रिवॉल्यूशन होंगे एक सेकंड में, ये थोड़ी निकालना था आपको। आपको ये निकालना था कि एक रिवॉल्यूशन कितने सेकंड में होगा। यहां पर देखो ये Yes, एक sir. रिवॉल्यूशन का फ्लक्स है ना, और ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है आपको, ये कितने रिवॉल्यूशन होंगे एक सेकंड में। वो नहीं हमें चाहिए, हमें टाइम चाहिए। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें टाइम चाहिए। वो कैसे निकलेगा? वो 60/n करके निकलेगा। 60/n आपको क्या बता रहा है बताओ? ये क्या होगा? सर कितने कितने टाइम में कितने सेकंड पर रिवॉल्यूशन होंगे? रिवॉल्यूशन। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेकंड पर रिवॉल्यूशन। कितना टाइम आपको लगेगा एक रिवॉल्यूशन के लिए, तो उससे आप इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका d5/dt हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? इसको एक बार देख लो, मैं आपको 10-20 सेकंड दे देता हूं। अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर। क्लियर है ये? अब ये क्या है, ये एक कंडक्टर ने के लिए है ना, ये तो इतना फ्लक्स, ये d5/dt ने हमने निकाला ना, एक कंडक्टर का निकाला ना, इसका मतलब हमने ईएमएफ EC लिख लो इसको चाहे तो। ये सिंगल कंडक्टर का ईएमएफ हो गया। ऐसे कितने कंडक्टर हैं? अगर आपने नंबर ऑफ कंडक्टर। इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर कितने माने हमने? Z। लेकिन सारे के सारे कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं क्या? बताओ, सारे के सारे कंडक्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं क्या? नहीं। अगर सारे सीरीज में कनेक्टेड होते तो Z से मल्टीप्लाई कर देते। ये जो ईएमएफ निकाली हमने एक कंडक्टर की निकाली है, अभी टर्न के लिए नहीं निकाली, कंडक्टर के लिए निकाली है, ठीक है। कितना आया था वो? EC इक्वल्स टू P5 में 60/n, मतलब यहाँ पे 60 और ये n हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कितने कंडक्टर हैं? Z कंडक्टर, लेकिन सारे के सारे सीरीज में तो कनेक्टेड है नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा कि कितनी ईएमएफ ये जनरेट करेंगे? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कितने पैरेलल पाथ्स है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें 2 पैरेलल पाथ है, ठीक है, मतलब 2 कॉइल्स है, तो यहां पर ये हो गया सिंगल कंडक्टर का। अगर आप टोटल ईएमएफ निकालना चाहते हो तो वो सिंगल कंडक्टर की ईएमएफ, अगर इसमें मान लो 2 पैरेलल पाथ बन रहे हैं, ठीक है, तो कितना होगा? देखो, Z कंडक्टर से अगर एक कंडक्टर से इतनी ईएमएफ जनरेट हो रही है तो Z कंडक्टर से इतनी ईएमएफ जनरेट होगी। लेकिन अगर 2 पैरेलल पाथ है यहाँ पे, तो हाफ ऑफ कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड होंगे ना, तो यहाँ पे Z/2 होना चाहिए। अगर यहां पर 4 कॉइल्स में ये कनेक्टेड होते तो एक सीरीज में 1/4 कंडक्टर कनेक्टेड है ना, और वही मिलाकर के जितनी ईएमएफ दे रहे हैं सेम ईएमएफ जनरेट करेंगे, और वही आपका फाइनल आउटपुट है ईएमएफ का। मान लो 5-5 वोल्ट अभी दे रहे हैं तो 5 वोल्ट हो गया ये, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम Z/A से, ठीक है। अगर आपको टोटल ईएमएफ निकालनी है जनरेटेड, जिसको हम आर्मेचर ईएमएफ, पूरी आर्मेचर की ईएमएफ कितनी जनरेट हुई, इतनी ईएमएफ जनरेट हुई, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? EA इज इक्वल्स टू P5N/60 टाइम्स Z/A। अब इसमें जो मशीन इसमें कोई डाउट है तो बताओ पहले। क्लियर है ये? सर Z/A कैसे आया? देखो, मान लो इस मशीन में 100 कंडक्टर है, ठीक है, हर कंडक्टर में 1 वोल्ट जनरेट हो रहा है,
तो कितना वोल्टेज जनरेट करेंगे ये सारे मिलाकर के, अगर सब सीरीज में कनेक्टेड हो तो? 100। अगर सारे के सारे कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं और 100 कंडक्टर है, Z इक्वल टू 100 है, और एक कंडक्टर कितनी वोल्ट जनरेट कर रहा है? 1 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज कितनी जनरेट हो जाएगी? 100 इंटू 1, 100 वोल्ट्स। यस लेकिन सर। अगर इसमें दो पैरेलल पाथ है, दो पैरेलल पाथ का मतलब क्या होता है कि 50 कंडक्टर यहाँ पे और 50 कंडक्टर यहाँ पे पैरेलल में ऐसे कनेक्टेड है। इसका मतलब ये होगा कि नहीं होगा, बताओ, बोलो। यस सर। अब देखो ये कितनी जनरेट करेंगे? 50 वोल्ट। ये कितनी जनरेट करेंगे? 50 वोल्ट। तो आपको 100 वोल्ट मिलेगा क्या ये? नहीं, आपको भी कितना मिलेगा? 50 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, वोल्टेज सेम होती है। तो आपको कितनी वोल्ट मिलेगी? 50। अगर यहाँ पे पैरेलल पाथ दो और बढ़ा दिए जाए तो कंडक्टर तो सेम ही है ना, 100 ही है ना, तो ये कितना जनरेट करेंगे? 25 25 25 25। तो आपको कितनी मिलेगी? 25 वोल्ट मिलेगी यहाँ पे। क्लियर हो रही है ये चीज? तो जो आपकी टोटल ईएमएफ जनरेटेड है आर्मेचर में, वो एक कंडक्टर की ईएमएफ टाइम्स सारे कंडक्टर होता, अगर सारे सीरीज में कनेक्टेड है। लेकिन अगर इसमें 4 पैरेलल पाथ है तो आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 2 है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 6 है तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको सिंपली हम ऐसे लिख देते हैं, EC Z अपॉन में। अब क्लियर है? प्रिंसी है ना आपका नाम बच्चे? यस सर। हाँ प्रिंसी, समझ में आया? नहीं यस समझ सर। में आया अभी भी? सर ये ए इसलिए आने क्योंकि 4 थे यहाँ पे, हाँ 4 क्योंकि पैरेलल पाथ थे। आपने, हाँ क्योंकि जितने जितने पैरेलल पाथ होंगे आपने सारे कंडक्टर को उतने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो ईएमएफ उतना गुना कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ए से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गया ईएमएफ का, जनरेटेड ईएमएफ का? अगर हम उसे लिखे तो T 5 60/n था, तो यहाँ 60 इंटू n और फिर Z/a, ये आ गया फाइनल एक्सप्रेशन। इसमें अब हम क्या करना चाह रहे हैं, जो जो चीजें कांस्टेंट है, देखो एक बार मशीन बना दी तो नंबर ऑफ पोल थोड़ी चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है, इन जनरल चेंज नहीं करते हम उसको, तो P अलग लिख लिया। फ्लक्स पर पोल भी फिक्स्ड है ऑलमोस्ट, इसको चेंज कर सकते हैं वैसे, चलो इसको रहने दो, ये हम चेंज करते हैं जब हम स्पीड कंट्रोल करते हैं, हमने करा भी था अगर आपको याद हो तो लैब के टाइम पे। इसके अलावा Z नंबर ऑफ कंडक्टर सेम है आर्मेचर के, वो चेंज नहीं होंगे। लैप वाउंड है या वेव वाउंड है वो भी सेम है। 60 भी यहाँ पर सेम है। क्या बचा यहाँ पे? वेरिएबल क्वांटिटीज क्या बची? फ्लक्स और स्पीड। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि EA इक्वल्स टू, इस पूरे को मिला के हम क्या बोल दे, कांस्टेंट K और 5 टाइम्स n। मतलब आपका जो ईएमएफ जनरेट हो रही है वो फ्लक्स पर पोल पे डिपेंडेंट है और स्पीड पे डिपेंडेंट है। अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला हमने सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखा था। अगर इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी सीन इन सेकंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जब हमने स्पीड कंट्रोल देखा था। तो अगर आपने फ्लक्स पर पोल चेंज कर दिया या स्पीड चेंज कर दी तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जनरेटेड ईएमएफ चेंज हो जाएगी, ठीक है।